गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? मॉर्निंग मैम। कल देखो हमने फर्स्ट लॉ पे छोड़ी थी क्लास। फर्स्ट लॉ आपको बता दिया था, फर्स्ट लॉ की 3 स्टेटमेंट्स आपको बता दी थी, जिसके बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आम पूछे जाते हैं। क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स में मतलब किसी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये भी मैंने आपको कल 3 बता दी थी क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक चीज जस्ट आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट वेरिएबल क्या है। अगर आपको स्टेट वेरिएबल पता है तो स्टेट वेरिएबल हमें शॉर्ट ट्रिक देगा मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए। तो स्टेट वेरिएबल, ठीक है, या फिर इसको परफेक्ट डिफरेंशियल भी कहते हैं। ये स्टेट वेरिएबल या फिर इसको परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं? जो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, और ये पाथ के इंडिपेंडेंट रहते हैं। पाथ के क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट। अब मान लो मैंने ए पॉइंट से जी बी मैम। पॉइंट की तरफ जाना है। कोई कुछ मैम। बोल रहा है? यस मैम। मैम मेरे को स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। आप शेयर कर रहे हैं? हम्म, बाकियों को हो रही है शेयर। यस मैम। किसको नहीं हो रही है शो? मैम अब हो रही है। ओके। थैंक यू मैम। आप एक बार रीज्वाइन कर लो, फिर हो जाएगी शो। एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से हो जाती है ये। अब हो गई मैम, हो गई। मैम ओके। एक बात और पूछनी थी। आप जो ये सिलेबस करा रहे हैं, ये लेक्चरर कैडर का है या मास्टर कैडर का है? ये पहले मास्टर कैडर का होगा, फिर लेक्चर कैडर का एडवांस चलता चला जाएगा। ओके मैम। तो देखो, हमारे पास क्या है। हमने मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। तो अगर हमारे पास में चाहे इस पाथ से जाऊं, चाहे मैं इस पाथ से जाऊं, चाहे मैं इस पाथ से जा रही हूँ, तो हमारे पास क्या है? ये जो वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किस पाथ से जा रही हूँ, तो वो वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, या फिर उनको परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल्स बोला जाता है। ठीक है, उनको हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल्स बोला जाता है। तो देखो, स्टेट वेरिएबल्स हमारे हो गए। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पाथ वेरिएबल्स, जिनको हम लोग पाथ वेरिएबल बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। इनको हम लोग नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है। अगर मान लो मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पाथ वेरिएबल, या फिर इनको नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अगर मैंने ए से बी की तरफ जाना है, तो अगर मैं इस पाथ से जाऊंगी, तो मान लो इस फंक्शन की वैल्यू f1 होगी। अगर मैं इस पाथ से गई
तो इसकी वैल्यू F2 रहेगी। अगर मैं इस पाथ से गई तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, F3 रहेगी। तो तीनों पाथ्स पे जाने पे इनकी वैल्यूज क्या रह रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट रह रही हैं। इसका मतलब वो वेरिएबल जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करते ही हैं, बट साथ के साथ पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग नॉन स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, इनको आप नॉन स्टेट वेरिएबल्स या फिर पाथ वेरिएबल्स बोल सकते हो। इस केस में चाहे आप फर्स्ट से जाओ, सेकंड से जाओ, थर्ड से जाओ, तीनों के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ये तीनों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज तो मे बी सबको पता होगी, ठीक है, कि कौन सी चीज पाथ पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती है, ठीक है, ये तो जस्ट डेफिनेशन थी। बट जो मेन चीज है कि कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिसको कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे, ठीक है, ये तो जस्ट डेफिनेशन है। तो हमें अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि बताओ ये स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है, तो उस केस में हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशंस हमारा सिस्टम सेटिस्फाई करेगा कि हम लोग उसको स्टेट वेरिएबल बोले। तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं स्टेट वेरिएबल के लिए, हमारे पास टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, मान लो एफ हमारा कोई फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट वेरिएबल है ये, ठीक है, एफ हमारा कोई स्टेट वेरिएबल है। तो अगर मैं एफ का डेरिवेटिव करूं, मान लो पहले एक्स के साथ डेरिवेटिव कर रही हूँ, फिर वाई के साथ कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, पहले वाई के साथ डेरिवेटिव करूं, फिर करूं एक्स के साथ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एफ का हमने डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स, चाहे मैं एक्स के साथ पहले करूं फिर वाई के साथ करूं, या फिर पहले मैं वाई के साथ करूं फिर मैं एक्स के साथ डेरिवेटिव करूं, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। चाहे आप पहले एक्स पाथ से चले जाओ, वाई पाथ बाद में वाई पाथ से, चाहे पहले आप वाई से चले जाओ फिर एक्स से चले जाओ, पहुंचना तो आपने वही है ना, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन ये हो गई है, ठीक है, फर्स्ट हमारी कंडीशन ये हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मान लो मैं एफ को ऐसे लिख रही हूँ, डी एफ इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड। अगर हम लोग किसी फंक्शन एफ हमारा स्टेट वेरिएबल है, अगर मैं किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे ए एक्स ए बी सी ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स है। देखो ये सेम, अब आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्म कैसे देखी हुई है, फर्स्ट लॉ याद करो, फर्स्ट लॉ में हमने क्या लिखा था, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ये लिखा था। यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल लो, क्या बन जाएगी, टीडीएस माइनस पीडीवी। लग रही है सेम फॉर्म, आप दोनों को कंपेयर करो, सेम फॉर्म लग रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन हमारा इस फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर हमारा कोई फंक्शन इस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो नीचे वाली तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो इक्वेशंस कौन सी है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको सारे ध्यान से समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। देखो सबसे पहले हमने क्या लेना है, फर्स्ट टू का लेना है, हमने सबसे पहले क्या लेना है, फर्स्ट टू का लेना है। आपने डेरिवेटिव करना है ए का वाई के साथ, ठीक है, ए का वाई के साथ, और बी का कर देना है एक्स के साथ। और क्या करना है, ए का करना है वाई के साथ, और जो साथ वाला वेरिएबल होता है उसको कांस्टेंट रखना है, v का कर देना है x के साथ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो साथ वाला वेरिएबल है उसको हमने क्या रखना है, कांस्टेंट। जो साथ वाला वेरिएबल है, ठीक है, v के साथ कर रहे हैं, इसके साथ वाला वेरिएबल को हमने क्या करना है, कांस्टेंट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है। ऐसे ही अगर मैं लास्ट टू को लेके चलूं, अगर मैं लास्ट टू को लेके चलती हूँ, तो आपने क्या करना है,
बी का कर देना है जेड के साथ, सी का कर देना है वाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल बी बाय कर्ल जेड और कर्ल सी बाय कर्ल वाई। और जो साथ वाली चीज है उसको हमने क्या करना है, कांस्टेंट। साथ वाली चीज हमने क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है। यहाँ पे साथ में कौन प्रेजेंट है, जेड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट और लास्ट का अगर मैं लेती हूँ तो क्या बनेगा, ए का जेड के साथ करना है, सी का एक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कर्ल ए बाय कर्ल जेड और कर्ल सी बाय कर्ल एक्स। और साथ वाली चीज हमने क्या लेनी है, कांस्टेंट लेनी है। साथ वाली चीज हमने क्या ले लेनी है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड। तो कोई भी फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारा जो इस स्टेट वेरिएबल इसको सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग, मतलब जो भी फंक्शन हमारा इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया है, या इसको रिपीट करूं मैं। तो उसके बाद मैम देख, ये इक्वलाइज से मतलब कैसे हमें पता लगा कि स्टेट वेरिएबल होगा? कहाँ से, जैसे आपने एक डीएफ लिखा ना, ए डी एक्स प्लस बी डी वाई वाला, हम्म, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए तो मतलब ये कंक्लूड कैसे कर रहा है कि फंक्शन विल बी स्टेट वेरिएबल? ये एक शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई है। ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई है। अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट अगर ये वाली कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं, वो हर एक जो भी मतलब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है वो वेरिएबल हमारा क्या बन जाता है, स्टेट वेरिएबल बन जाता है। इसको अभी आगे भी सॉल्व किया जाता है बट वो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम लोग नहीं करेंगे। अब वो मैं चीज बताती हूँ, अगर आपने पूछा है, जैसे ये है, ऐसे लिखा मैंने फर्स्ट, तो देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो वेरिएबल आपने कांस्टेंट रखा है ना उसके साथ डेरिवेटिव कर देना है। जो वेरिएबल आपने कांस्टेंट रखा है उसके साथ आपने क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, उसके साथ आपने क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। तो अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, कर्ल ए बाय कर्ल एक्स, ये तो पहले से ही है। अब आपने क्या करना है, y के साथ डेरिवेटिव करना है और x को रख दो कांस्टेंट। अब मैं इंटरचेंज कर गई चीजों को, अब मैं क्या कर गई, इंटरचेंज कर गई। देखो जो चीज कांस्टेंट थी उसके साथ मैंने डेरिवेटिव कर दिया और जो वेरिएबल था उसके साथ मैंने क्या कर उसको क्या रख दिया, कांस्टेंट। ऐसे ही लेफ्ट साइड राइट साइड पे करो। ये तो चीज पहले ही है, जो कांस्टेंट क्या है, एक्स, मतलब एक्स के साथ मैं डेरिवेटिव करूंगी और वाई को क्या रख दूंगी, कांस्टेंट। तो देखो ये दोनों चीजें क्या आ जाती हैं, इक्वल। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं, दोनों क्वांटिटीज इक्वल आ जाती हैं, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या बता रही हैं आपको, कि आपने अगर ए का पहले एक्स के साथ किया फिर वाई के साथ, या फिर इधर आपने बी का पहले एक्स के साथ किया वाई के साथ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट वेरिएबल है। इसलिए इसकी एडवांस उस पे मैं गई नहीं हूँ। तो आपको सिर्फ यहीं पे रहना है। ठीक है, इस ट्रिक को ही समझना है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इस इक्वेशन कोई हमारा स्टेट वेरिएबल है, कहने का क्या मतलब है,
कि अगर हमारा कोई फंक्शन स्टेट वेरिएबल है तो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। और जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टेट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब उसके बाद यहाँ पे वो कौन से वेरिएबल, जैसे हमारे पास तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। किन वेरिएबल्स को हम लोग स्टेट बोलेंगे और किन को नॉन स्टेट बोलेंगे, जैसे पी है, वी है, टी है, यू है, एस है, ठीक है। आपके पास जी है, ए है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, इतने वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन से स्टेट है कौन से नॉन स्टेट है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, नेचर में दो ही ऐसे वेरिएबल्स हैं जो नॉन स्टेट है, दो ही है नॉन स्टेट वेरिएबल। इनको हम लोग पाथ वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कौन से दो वेरिएबल हैं, एक है वर्क डन और एक है हीट। नेचर में सिर्फ ये दो वेरिएबल ऐसे हैं जो हमारे क्या है, नॉन स्टेट वेरिएबल्स है, जो हमारे क्या है, नॉन स्टेट वेरिएबल्स है। बाकी सारे इनको छोड़ के बाकी के बाकी हमारे सारे क्या रहेंगे, स्टेट वेरिएबल है। तो देखो इस चीज को याद रखना कितना इजी है, सिर्फ दो वेरिएबल तो याद आप रख सकते हो, ठीक है। नॉन स्टेट याद रख लो कि सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, इनको छोड़ के जितने भी कोई भी वेरिएबल आ जाए वो सारे क्या रहेंगे, वो सारे रहेंगे हमारे स्टेट वेरिएबल। तो इस चीज को याद रखना है, स्टेट वेरिएबल को याद रखने के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। कहीं आप स्टेट वेरिएबल याद रखने लग जाओ, ठीक है, कहीं आप स्टेट वेरिएबल याद रखने लग जाओ तो वो याद आपने नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल स्टेट है कौन सा नॉन स्टेट है। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सभी जितने भी हमारे बेसिक टूल्स थे वो सारे बता दिए हैं जिन जिन की मेरे को जरूरत पड़नी थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अभी हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक, हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशंस। तो फर्स्ट मैक्सवेल मतलब फोर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। हमारे पास फोर मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, इनको हम लोग वन बाय वन करेंगे कि कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी निकलती है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहाँ से निकलती है, फर्स्ट लॉ से निकलती है। फर्स्ट लॉ हमने किया था TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, ठीक है। अब आपने जो सिंगल वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जो सिंगल वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू। मेरे को कोई बता सकता है यू क्या है, यू हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी। ये कोई बताएगा ये स्टेट वेरिएबल है जो नॉन स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। ये क्योंकि वर्क डन और हीट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट वेरिएबल है, इसका मतलब यू हमारा क्या होता है, एक स्टेट वेरिएबल है। यू एक स्टेट वेरिएबल है। तो अगर ये एक स्टेट वेरिएबल है तो वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो टी का आपने करना है पी के साथ, नहीं पी का आपने करना है वी के साथ, पी का आपने करना है एस के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्ल टी बाय कर्ल वी, और साथ वाला वेरिएबल रख देना है कांस्टेंट, और कर्ल पी बाय कर्ल एस,
और जो साथ वाला वेरिएबल है कांस्टेंट। अब एक चीज याद रखना, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, जहाँ पे माइनस है वहां पे माइनस लगाओ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इस चीज को नहीं छोड़ना है। जहाँ पे प्लस है वहां पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस है वहां पे क्या लगाओ, माइनस लगाना है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड करने की। ठीक है, ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड करने की। तो यहाँ से देखो सिर्फ एक स्टेप का काम है, पेपर में डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पेपर में डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको बता दी, जस्ट देखो 1 सेकंड का काम है, जस्ट क्या है, 1 सेकंड का काम है मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखना। तो ऐसे आप इस शॉर्ट ट्रिक से, जस्ट डेफिनेशन से, स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या बनाई है, शॉर्ट ट्रिक बनाई है, एक सिंगल स्टेप का काम है हमारा। तो ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है, ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल, अब इस चीज को नोट डाउन कर लेना आप कॉपीज पे, कि मैक्सवेल इक्वेशन से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो वो डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, या तो वो डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन पूछ लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, आपको किसी की वैल्यू दे दी, मान लो आपको दे दिया कि इंटरनल एनर्जी दे दी, आपको बोल दें कि भाई टेम्परेचर निकालो या फिर निकालो प्रेशर। तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, फर्स्ट चीज आपको बता दी कि अगर मैक्सवेल इक्वेशन पूछा जाए तो अब डायरेक्ट पता चल गया आपको, ठीक है, कि कैसे निकाल सकते हो आप। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक बार इस ds को कांस्टेंट, ds को जीरो कर दो, एक बार इस dv को जीरो कर दो, ठीक है, एक बार इसे ds को जीरो कर दो, एक बार dv को जीरो कर दो। तो अगर ds को जीरो करा मतलब ऐसा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है, तभी तो उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, जीरो बन रहा है ना। और एक इधर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर ds को जीरो करोगे तो इक्वेशन बन गई आपकी, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, फर्स्ट ये वाली टर्म, नहीं, du किसके इक्वल बचेगा, माइनस PdV के इक्वल बचेगा। ऊपर वाली इक्वेशन में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर वाली इक्वेशन में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, तो ये बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे du इज इक्वल टू माइनस PdV, अगर आपने यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल v, ठीक है, ये वाली टर्म को मैं दूसरी तरफ ले गई, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इंट्रोपी कांस्टेंट है। तो ये मेथड है हमारा, ये मेथड है हमारा क्या निकालने का, ये मेथड है हमारा किसी की भी वैल्यू निकालने का मेथड है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सेकंड राइट साइड पे देखोगे, dv जीरो है तो इक्वेशन क्या बन गई, TdS, ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी हो, कर्ल u बाय कर्ल s, और साथ वाली चीज वॉल्यूम हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। तो अगर आपसे टी की वैल्यू पूछी जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ इस इक्वेशन का यूज किया है। ठीक है, एट द एंड अगर आपको फर्स्ट लॉ पता है, आपको अगर किसी की वैल्यू पूछी जाए आप तब भी निकाल सकते हो, अगर आपसे मैक्सवेल इक्वेशन पूछी जाए आप तब भी निकाल सकते हो। तो हर एक, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को मैंने डिटेल में बताया है, ऐसे ही सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। अब किसी से भी कोई भी वैल्यू है, कोई भी इक्वेशन है, हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक बता दो कि सबको क्लियर है। मैम यहाँ पे u की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, वो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे आएंगे क्वेश्चंस, कि किसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो वहां पे इसको रीअरेंज किया जा सकता है।
मीन्स मैम पी और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर यू की वैल्यू पता चलेगी। यू की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली डिपेंड करेगा स्टेटमेंट कैसी पूछी हुई है उन्होंने। स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं सेकंड पे, करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशंस की। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन की। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमारी निकलती है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमारी इंथैल्पी से निकलती है। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमारी इंथैल्पी से निकलती है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब उससे पहले, ये ना करने से पहले आपको एक 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं जैसे एक हम लोग एच की बात किया करेंगे। ठीक है। एक हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। ये क्या है, हमारी इंथैल्पी है। ये हमारी क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। ये हमारी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है। इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बजाय फ्री एनर्जी भी कई बार बोल दिया जाता है, तो उस पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 4 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 4 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो हमारी फर्स्ट लॉ ही था। ठीक है। फर्स्ट टर्म तो हमारी फर्स्ट लॉ ही था, du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। ठीक है। उसके बाद इंथैल्पी। इंथैल्पी की क्या वैल्यू होती है, U प्लस PV। ठीक है। U प्लस PV को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। ऐसे ही हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है, U माइनस TS को हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है H माइनस TS। H माइनस TS किसके इक्वल होता है, गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, चाहे इंथैल्पी है, चाहे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, चाहे गिव्स फ्री एनर्जी है, जैसे ये ना अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कोई जैसे होता है हमारे पास कि किसी क्वेश्चन में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, तो उसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है। किसी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोल देते हैं। जैसे ये सारी टर्म्स केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, आप लोग आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको हो सकता है पढ़ रहे होंगे। ठीक है। इन डेप्थ की कहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, वो चीज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बट अभी मेरे को केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। ठीक है। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, है ये सारी की सारी एनर्जीज ही। ठीक है। चाहे एंथैल्पी है, चाहे फ्री एनर्जी है, चाहे गिव्स फ्री एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जीज ही है। ठीक है। वो अलग अलग कंडीशंस पे है। कोई प्रेशर कांस्टेंट पे उसका नाम चेंज कर दिया हमने, एनर्जी को गिव्स फ्री एनर्जी बोल दिया। ठीक है। अलग अलग है, तो हम लोग इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट मेरे को इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आपने पेपर में क्वेश्चन करना है 4 मैक्सवेल इक्वेशंस का, ये 4 इक्वेशंस याद रख लो, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस करने के लिए सिर्फ ये 4 इक्वेशंस पता होनी चाहिए, और कुछ भी आपको नहीं पता होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, सेकंड यहाँ से निकलेगी, थर्ड यहाँ से निकलेगी, और फोर्थ हमारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है। फोर्थ हमारी यहाँ से निकलेगी। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 अभी करना है कि कैसे निकलेगी। फर्स्ट हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या है,
सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमारी क्या है, एच इंथैल्पी से निकलनी है, U प्लस पीवी, ठीक है, U प्लस पीवी। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव चाहिए, डी एफ होता है ना, इसका मतलब मेरे को डी एच चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डी यू बन जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहले पी को एज इट इज रखा, वी का कर दिया, फिर वी को एज इट इज रखा, पी का कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। और फर्स्ट लॉ से हम लोग डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टीडीएस माइनस पीडीवी, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ से डीएच क्या बन जाएगा, टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर इनको कैंसिल करवाते हैं तो डीएच की वैल्यू बन गई टीडीएस प्लस वीडीपी, बन गई सेम फॉर्म जैसे हमने पहले की थी। ठीक है, अब मेरे को ये बता दो फटाफट से कि एच एक स्टेट वेरिएबल है या फिर नहीं। यस मैम है। यस, एच एक स्टेट वेरिएबल है या फिर नहीं। यस मैम स्टेट वेरिएबल है। एच एक हमने क्या बोला था, हीट और वर्क डन को छोड़ के बाकी सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो अगर बाकी सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, डी एच क्या है, टीडीएस, यही है हमारे पास। तो एच हमारा क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, तो ये उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने टी का कर देना है पी के साथ, वी का कर देना है एस के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कर्ल टी बाय कर्ल पी, और साथ वाली चीज कांस्टेंट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो दोनों तरफ पॉजिटिव ही है। तो वी बाय कर्ल वी बाय कर्ल एस, और साथ वाली चीज क्या रख देनी है आपने, कांस्टेंट, ठीक है, साथ वाली चीज आपने क्या रख देनी है, कांस्टेंट। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो देखो अगर आपको जस्ट एक एक स्टेप का काम है हमारा फाइंड करना मैक्सवेल इक्वेशन, अच्छा अब उसके बाद देखो, अगर लाइक आपको वैल्यूज दे दी जाए, मान लो आपको पेपर में बोल दिया जाए कि आपको इंथैल्पी दे दी गई है, आपको टी की या फिर वी की वैल्यू निकालनी है, तो सेम मेथड, डीएच किसके इक्वल है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। तो एक बार आप डीएस को जीरो कर दो, एक बार क्या कर दो, डीपी को जीरो कर दो, तो यहाँ से एस हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ से पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या है, डीएच किसके इक्वल बन गया, वीडीपी के, ठीक है। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालनी है, कर्ल एच बाय कर्ल पी, और एस क्या कर देना है, कांस्टेंट, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस, तो टी हमारा किसके इक्वल बनेगा, कर्ल एच बाय कर्ल एस, और साथ वाली चीज हमने यहाँ पे क्या है, पी हमारा कांस्टेंट। तो अगर आपको एच दे दिया हुआ, ठीक है, अगर आपको एच दिया होता, अगर आपसे वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर पूछा होता तो आप ऐसे निकाल सकते थे। अगर आपको एच गिवन था, ठीक है, आपसे टी और वी पूछा जाता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन से रिपीट कर रही हूँ, दो ही तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो आपको कोई वैल्यू पूछ ली जाती है, ये दे के ये पूछ लिया जाता है कि एच दे के वी और टी पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर यू दे के आपको टी और पी पूछ लिया जाए, और सेकंड डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन से आ सकता है, तो वो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे।
अब हम लोग चलते हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन पे। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन कहाँ से निकलनी है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से निकलनी है। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमारी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से निकलनी है। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है? U माइनस TS के। ठीक है, यही लिखा था। अब हमें क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए। या हमें DF ही होता है ना, तो DA निकालेंगे तो क्या बनेगा? DU। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहले T को एज इट इज छोड़ दिया, S का कर दिया, फिर S को छोड़ दो, इसका कर दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ से DU की वैल्यू निकालेंगे, TDS माइनस PDV आ जाएगी। ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा? TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT, यही बनेगा। अब जो चीज कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट कर दो। जैसे TDS एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो DA की वैल्यू आपके पास बन गई माइनस PDV माइनस STB। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो A है, फिर से A हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। A हमारा एक स्टेट वेरिएबल है, तो A अगर स्टेट वेरिएबल है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो यहाँ पे P का आपने क्या कर देना है? S के साथ डेरिवेटिव कर दो, S का कर दो V के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? कर्ल P बाय कर्ल T, और साथ वाला वेरिएबल कांस्टेंट रखना है, और कर्ल S बाय कर्ल V, साथ वाला वेरिएबल कांस्टेंट। माइनस है तो माइनस लगाओ। ठीक है, दोनों तरफ ही माइनस है, माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। कि ये हमारी क्या आ गई है? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है। ये हमारी क्या आ गई है? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है। ये हमारी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आई है। अब उसके बाद अगर आपको वैल्यू पूछी जाए तो वो भी आप निकाल सकते हो आराम से। क्या वैल्यू? माइनस PDV ये है। एक बार आप DV को 0 कर दो, अभी तो आपको आप निकाल सकते हो किसी की भी वैल्यू। अब आपको मेथड पता चल गया है। तो DA इज इक्वल टू माइनस STD आ जाएगा, तो S की वैल्यू निकालनी हो, कर्ल A बाय कर्ल T, और V हमारा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा T क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से DA हो जाएगा हमारा PDV के इक्वल। तो P की वैल्यू आ जाएगी माइनस कर्ल A बाय कर्ल V, और साथ में T हो जाएगा कांस्टेंट। तो ऐसे आपके जैसे आपको A दे दिया जाता, ठीक है, A दे दिया जाता, आपसे S और P की वैल्यू निकालनी पूछी जाती तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब ना एक चीज और नोट कर लेना कॉपीज पे। जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, कई बुक्स में इसका सिंबल A यूज कर लेते हैं, कई बार इसका सिंबल F यूज कर लेते हैं। तो उसका मतलब किस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका जो सिंबल है, कई बार A यूज कर लिया जाता है, कई बार F यूज कर लिया जाता है, तो दोनों सेम ही है। और थर्ड चीज क्या है? अगर आपको पेपर में गिव्स फ्री एनर्जी अगर सिंपल दिया जाए ना कि गिव्स फ्री एनर्जी है, तो वो हमारी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ही होती है। वो मैंने पहले भी लिख दिया था, आप दोबारा से भी लिख लो। कहीं पेपर में आ जाए गिव्स फ्री नहीं, पेपर में आ जाए फ्री एनर्जी है, तो आप बोलो कि ये गिव्स फ्री एनर्जी होगी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी। तो जब भी वर्ड यूज किया जाए पेपर में फ्री एनर्जी, तो वो हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ही होगी।
इसको कॉपीज पे स्टार बना के लिख लेना, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसकी आगे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है। हमारी अभी तक 3 मैक्सवेल इक्वेशंस निकल गई हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन देखो हमारी क्या है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हमारी निकलनी है गिव्स फ्री एनर्जी से। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? H माइनस टी एस, यही लिखा था हमने। अब मुझे क्या चाहिए? इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर देते हैं डी एच माइनस, अच्छा उससे भी पहले डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। वो h की वैल्यू क्या थी? u प्लस पीवी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब करो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे तो इस टर्म का करो डेरिवेटिव, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, पी वी पे क्या लगा दिया मैंने? प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो ये वाली चीज बन गई। फिर उसके बाद सेकेंड वाली टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या होती है? टी डी एस माइनस पी डी वी, ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी जी बन जाएगा आपका टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ से जो फैक्टर्स कैंसल आउट हो रहे हैं कैंसल आउट कर दो। जैसे ये कैंसिल हो रहे हैं, टी डी एस वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो डी जी की वैल्यू आपकी बन गई है वी डी पी माइनस एस डी टी। यही बनेगा जब कुछ और बन रहा है? यही बन रहा है मैम। अब ये एक चीज आ गई है। ठीक है, अब आप लोग डी जी की वैल्यू क्या लिखी है? ये है। तो हमारे पास जो जी है, क्योंकि वर्क डन और हीट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट वेरिएबल हैं, तो जी हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। तो अगर एक स्टेट वेरिएबल है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वी का टी के साथ कर दो, एस का कर दो पी के साथ। कर्ल वी बाय कर्ल टी, साथ वाली चीज कांस्टेंट, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। कर्ल टी बाय, नहीं उल्टा लिख गई, कर्ल एस बाय कर्ल पी, साथ वाली चीज कर देनी है कांस्टेंट। तो ये आपके पास आ जाएगी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ जाएगी? फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ऐसी जो चीज मैंने लिखवाई थी कि आपने वैल्यूज वो लिखनी हो, वो भी आप लिख सकते हो। अगर v की वैल्यू निकालनी हो, मेरे को कोई बता सकता है डायरेक्ट? अभी तो हमने इतना कर लिया है। अगर आपने v की g की वैल्यू गिवन हो, आपको v की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे? कर्ली जी बाय कर्ली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपने s की वैल्यू निकालनी हो तो नेगेटिव साइन आ रहा है आगे, कर्ल जी बाय कर्ल टी साथ में p क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो।
उसके बाद हमारी 4 मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक चीज जहां पे आप गलती करोगे, बच्चे सारे क्या करते हैं, वो फर्स्ट इक्वेशन को याद रखने की बजाय वो ना इसी इक्वेशन को, जो ये लास्ट वाली इक्वेशन है, इसको याद रखने की कोशिश करते हो। तो अगर आप यहाँ पे याद, इसको याद, ये कभी भी याद नहीं रहती है। अगर आपने एक दिन याद कर भी ली, पेपर में इतनी क्वेश्चंस हो जाती हैं, जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं इस पे, इसको याद रखने की, इसको लर्न करने की किसी ने भी कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज लिख लेना, इसको मत याद करना। तो अगर आपने थर्मोडायनामिक की मैक्सवेल इक्वेशंस रखनी है याद, इसको भी नहीं याद रखना, कहीं आप ये वाली क्वेश्चन डायरेक्ट लर्न करने लग जाओ, ये भी नहीं याद रहती है। ठीक है, तो इसको भी नहीं लर्न करना है, कोशिश ही नहीं करनी आपने। अगर पेपर में क्वेश्चन आती है, तो थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशंस आती हैं, तो आपको मेथड बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये फोर इक्वेशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आती है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ आता है, फिर उसके बाद इंथैल्पी आती है, फिर उसके बाद एनर्जी आती है, हमारी फ्री एनर्जी जो U माइनस टी एस होती है, फिर उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी H माइनस टी एस। इन इक्वेशंस को याद रखना है। सिर्फ अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन आती है ना, तो पेपर में इनको याद रखना है। अगर आपको जी का डेरिवेटिव करना पड़ गया, वो कितना है, ठीक है, फ्यू सेकेंड्स का काम है। आप इस पे अभी बैठ के इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो, सिर्फ वो एक दो सेकंड का काम है। मतलब ये लगा लो कि विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो मैक्सवेल इक्वेशंस को। ठीक है, और गलती होने के भी चांसेस आपके 0 हो जाएंगे। तो इन 4 इक्वेशंस को लर्न करना है अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस या मतलब ड्राइव करना चाहते हो, तो उनको ड्राइव करने का मेथड आपको बता दिया। ड्राइव तो क्या ही है, ठीक है, वो एक स्टेप का काम है सिर्फ। तो ये 4 इक्वेशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, इनके बिना थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन नहीं याद होंगी। तो चाहे डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन लर्न करने के पीछे मत भागना। पहले बता देती हूँ, गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, इनको ही याद रखना है। इससे सिर्फ एक स्टेप का काम है हमारा, मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस का चैप्टर। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ तक पहले देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैडम ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आऊगा, कोई डेफिनेशन बेस्ड भी आ सकता है? डेफिनेशन तो नहीं है, जा तो देखो पेपर में आ जाता है कि आपको जैसे ऑप्शंस दे दिया जाए, 4 मैक्सवेल इक्वेशन दे दी जाए, तो चारों में से बताएं, पूछ लेंगे कि कौन सी करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। या फिर सेकंड चीज आ सकती है कि किसी की वैल्यू दे दी गई, जैसे मान लो आपको H दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि U निकालो या P निकालो। ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं बनता। ठीक है। मैं यू की लिया सी आप कौन बोल रहा है? उसकी आवाज कट गई। मैम यू की लिया सी अपने। इंटरनल एनर्जी। सारी टर्म्स नॉन होनी चाहिए आपको, क्या क्या है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे।
आपको सारी टर्म्स, जैसे टी हमारा सिंबल स्टैंडर्ड है, ये टेम्परेचर होता है, पी हमारा प्रेशर होता है, वी हमारा वॉल्यूम होता है, बाकी टर्म्स तो हमने लिखी दी थी। एच हमारी इंथैल्पी है, एस हमारी इंट्रोपी है, यू इंटरनल एनर्जी है। वर्क डन के लिए ये सिंबल ये सिंबल यूज होता है। हीट के लिए ये सिंबल यूज होता है। ए आपको बता ही दिया है, ए और एफ हमारे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, या फिर इसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जी हमारा हो गया गिव्स फ्री एनर्जी। एक और आएगा, एक म्यू सिंबल यूज होगा आगे, जिसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारे सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिनका यूज होता है पूरे थर्मोडायनामिक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, द फ्री एनर्जी फॉर अ photon gas is given by F is equal to minus A by 3 VT raised to power 4, where A is a constant. Entropy S and pressure P of the photon gas are. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, S is equal to 4/3 A VTQ, P आपको दे रखा है A/3 T4, B ऑप्शन S is equal to 1/3 A VT raised to power 4, P आपको दे रखा है 4/3 दिस, C ऑप्शन आपको दे रखा है A 4/3 AV T4, और P की वैल्यू आपको दे रखी है A/3 TQ। डी ऑप्शन दे रखा है आपको S is equal to 1/3 AVT raised to power 3, P is equal to 4A/3 T4, ये दे रखी है वैल्यूज। तो देखो क्वेश्चन में आपको फ्री एनर्जी दे दिया गया, ठीक है। फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये दे दी गई, आपको एक वैल्यू दे दी गई, आपसे पूछा गया कि एस और पी की वैल्यूज बताओ, ठीक है। मैम ऑप्शन आपसे, है, हाँ जी, ऑप्शन है। ऑप्शन ए आ गया आंसर। यस, ऑप्शन ए आएगा आंसर। तो देखो हमारे पास एफ गिवन है, एफ है, ए है, सेम ही बात है, ठीक है। आपको कितनी दी हुई है वैल्यू, -A/3 VT4। तो अगर आपको ए क्या होता है हमारे पास, ए होता है हमारे पास U-TS, ठीक है, U-TS। तो जब ए ही गिवन है, इसका मतलब ए की इक्वेशन लिख लो, U-TS, यहाँ से आपने डेरिवेटिव करोगे
du माइनस TDS माइनस SDT। फिर du की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, TDS माइनस PDV। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT। तो यहाँ से TDS के साथ TDS कैंसल, तो DA की वैल्यू क्या बन गई, माइनस PDV माइनस SDT, ये बन गई है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बन गई है, देखो इसको बनाने के लिए मेरे को हार्डली 10 सेकेंड लगे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ए से यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को हार्डली 10 सेकेंड लगे होंगे। और DA की वैल्यू निकल गई, अब मेरे को निकालना है P और S की वैल्यूज। तो P की वैल्यू अगर आप निकालनी है, P क्या बनेगा, माइनस कर्ल A बाय कर्ल V, और T को करना पड़ेगा कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने S निकालना है तो माइनस कर्ल A बाय कर्ल T करना पड़ेगा और V को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर देना है, A का V के साथ डेरिवेटिव करो और T को कांस्टेंट रखना। A/3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, T को कांस्टेंट रखा, ये भी कांस्टेंट, तो कर्ल V बाय कर्ल V 1 हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप S की वैल्यू निकालोगे, A का T के साथ डेरिवेटिव और V को रखना है कांस्टेंट। A/3 पहले ही कांस्टेंट है, V कांस्टेंट हो गया। T4 का डेरिवेटिव करोगे 4T3 आ जाएगा, तो यहाँ से S की वैल्यू माइनस 4A/3 VT³ ये बन जाएगी। ये हमारा आ रहा था ऑप्शन ए, जिसने भी बोला था सही बोला था, ऑप्शन ए आएगा हमारा करेक्ट। क्लियर हुआ है सभी को ये क्वेश्चन? मैम एक बार स्टेटमेंट वाली स्क्रीन बैक कर दो। ओके मैम। हम इसमें माइनस तो लगाया ही नहीं है तो लगाएंगे। एंट्रोपी और प्रेशर में, फर्स्ट आंसर में। माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ में माइनस भी है। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम। इसको भी लिख लो जिसने नहीं लिखा है फटाफट से। इसमें माइनस साइन आ रहा है। वहाँ पे पॉजिटिव आएगा दोनों तरफ। पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि ऑलरेडी एफ में नेगेटिव साइन पड़ा हुआ था एक, और हमारा इधर भी नेगेटिव साइन है। तो मैं रेड कलर से दिखाती हूँ, देखो एक तो P की वैल्यू में नेगेटिव साइन है, S की वैल्यू में नेगेटिव साइन है, एक F में ऑलरेडी नेगेटिव साइन हो रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव बनेगी वैल्यू। जब आप A की इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपने A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट मॉडिफाई क्वेश्चन से आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो, हम लोग अभी तक हमने जैसे फर्स्ट लॉ किया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ में मॉडिफिकेशन होती है। फर्स्ट लॉ में मॉडिफिकेशन क्यों होती है? पहली चीज, फर्स्ट लॉ हमने ये किया है, हीट, हमने किसी सिस्टम को हीट दी, कुछ इंटरनल एनर्जी बन गई, कुछ वर्क डन बन गया, ठीक है। तो देखो, मान लो मैंने सिस्टम को दी थी 100 हीट, ठीक है। 100 दिया मैंने, मान लो 70 वर्क डन करने के लिए लग गया, ठीक है। 70 हमारा वर्क डन करने के लिए लग गया, ठीक है। जैसे हम लोग मान लो चाय ही बना रहे हैं, ठीक है। नीचे से मैंने हीट दी 100, 70 हीट लग गई उसको चाय बनाने के लिए, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि जो बच गई हीट, 100 में से 70 माइनस करोगे, 30 हीट बच गई थी, वो क्या बन जाएगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। बट एक्चुअल में क्या होता है, कुछ, क्योंकि हम लोग किसी भी सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं बना सकते। ये हो नहीं सकता कि हमने 100 हीट दी हो कि 70 आपकी वर्क डन करने के लिए यूज हो गई हो, ठीक है, और जो 30 बच गई वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई हो। कुछ ना कुछ तो एनर्जी बाहर निकली होगी ना, सराउंडिंग में गई होगी। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में कभी भी कोई चीज इंसुलेटिंग, परफेक्टली इंसुलेटिंग, मतलब परफेक्ट वर्ड कभी तो यूज किया ही नहीं जा सकता, परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं बना सकते, ठीक है। परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग 100% कैच कर जाओ, ठीक है। हो सकता है आप 98% करो, हो सकता है आप 90% करो, हो सकता है 97% करो, तो कुछ ना कुछ तो लॉस रहेगा ही रहेगा। तो रियल लाइफ में जब हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस रहता ही रहता है। वो एनर्जी का लॉस किस लिए रहता है? क्योंकि हम लोग किसी भी सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं बना सकते। हम लोग किसी भी सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं बना सकते। चाहे हमने कंटेनर के ऊपर ढक्कन रख रखा है, ठीक है, हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, बट ढक्कन लगाने से भी तो नीचे जो अंदर वाले पार्टिकल हैं, जब ये अंदर वाला पानी बॉईल करेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर सराउंडिंग में एनर्जी कुछ चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस मान लो यहाँ पे 20 हुआ, ठीक है, और 10 जो है वो बाहर निकल जाती है। 10 क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। वो ऐसे काम होता है। 10 हमारी एनर्जी क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक चीज देखने को मिल रही है कि हमारे सिस्टम से कुछ एनर्जी क्या है? बाहर निकल गई, ठीक है। अगर ढक्कन हमारा परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं है तो एनर्जी कुछ ना कुछ सराउंडिंग में चली जाएगी। तो अगर सराउंडिंग में चली गई तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि वो सिस्टम से क्या चली गई है? बाहर चली गई है। वो सिस्टम से क्या चली गई है? बाहर चली गई है। तो हमें पहले क्या सब चीजें परफेक्ट मान के काम किया गया था। सब जो ये लॉ बना था ये परफेक्ट मान के बनाया गया था। बट जब इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया गया, रियल लाइफ में तो परफेक्टली इंसुलेटिंग चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? इस लॉ को मॉडिफाई करना पड़ा। इसमें क्या हुई? मॉडिफिकेशन होती है। फर्स्ट लॉ में क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है। और वो मॉडिफिकेशन कैसे होती है? Modification of first law of thermodynamics. First modification of first law of thermodynamics. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में देखो क्या होता है मॉडिफिकेशन। हमने इतना तो लिखा ही हुआ था, इतना तो हमने लिखा ही हुआ था। बस इसमें से एक चीज माइनस कर देनी है, माइनस म्यू डी एन, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बाहर गए हैं। एक चीज याद रखो, कंटेनर से
बाहर पार्टिकल्स गए हैं, ठीक है, ओवरऑल पार्टिकल्स गए हैं, ठीक है तो वो एनर्जी ही एक तरह की, अगर आप इसकी कंप्लीट यूनिट्स देखोगे ना, म्यू इंटू डी एन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मैं एक चीज बताती हूँ उसको ना कैसे बनाया गया था। गए तो बाहर वेपर्स ही है ना, तो वेपर्स क्या है, पार्टिकल्स ही है, तो उसका मतलब डीएन हमने लिखा। बट डीएन हमने बनानी तो एनर्जी थी, तो एनर्जी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसकी ऐसी यूनिट हो कि ओवरऑल अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो किसकी एनर्जी की यूनिट बन जाए। इसलिए वो कांस्टेंट हमने क्या मल्टीप्लाई करवाया, केमिकल पोटेंशियल। वो हमने क्या मल्टीप्लाई करवाया, केमिकल पोटेंशियल। कांस्टेंट भी हो सकता है ये, वेरिएबल भी हो सकता है ये, हर एक सिस्टम टू सिस्टम क्या है, वैल्यूज वेरी करती रहती है केमिकल पोटेंशियल की। तो अगर हमें रियल लाइफ में देखना है तो जो फर्स्ट लॉ है वो मॉडिफाई होके ये बन जाता है। फर्स्ट लॉ हमारा मॉडिफाई होके ये बन जाता है, ये मॉडिफिकेशन है हमारी फर्स्ट लॉ की। अगर मैं यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो टीडीएस हो जाएगा, डी यू प्लस पीडीवी माइनस म्यू डीएन। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस म्यू डीएन। तो देखो अभी तक आप लोग फर्स्ट टू टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब अगर मॉडिफाई लॉ आ जाए पेपर में तो आपने थर्ड टर्म भी यूज करनी है, जो क्या है, म्यू डीएन है। जो क्या है, म्यू डीएन है, ठीक है। तो ये हमारी मॉडिफिकेशन है फर्स्ट लॉ की। पेपर में आम पूछ लिया जाता है कि बताओ मॉडिफाई होने के बाद फर्स्ट लॉ क्या बना, ठीक है। तो मॉडिफाई होने के बाद फर्स्ट लॉ हमारा ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो हमने पूरी मैक्सवेल इक्वेशंस की हैं, फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, सब में हमने डी की वैल्यू रखी हुई थी, ठीक है। डी की वैल्यू हमने टीडीएस माइनस पीडीवी यूज किया था, मतलब जहां जहां हमने इसको किया था वहां वहां हम लोग चीजों को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, वहां वहां हम लोग चीजों को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब मैं एक चीज बता रही हूँ, ठीक है, आज क्योंकि 7 o'clock भी होने वाले हैं तो आप लोगों को बाकी 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगी, अब कल करके लाओगे इसको, ठीक है। बट मैं फर्स्ट मेथड बता देती हूँ करना क्या है आपने। डी यू फर्स्ट देखो हमारा किसके इक्वल है, पीडीएस माइनस पीडीवी प्लस म्यू डीएन, ठीक है। अब देखो आपके पास ये बन गया है, और यहाँ पे जो u है वो एक स्टेट वेरिएबल है। u अगर स्टेट वेरिएबल है तो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने क्या लेना है, पहले फर्स्ट टू का ले लो, पहले आपने फर्स्ट टू का ले लिया तो यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन बना लो। यहाँ से बनाओगे t का v के साथ, p का s के साथ, कर्ल t बाय कर्ल v, s कांस्टेंट कर दो, कर्ल p बाय कर्ल s और v कांस्टेंट। पहले सिर्फ ये वाली इक्वेशन बन रही थी, अब और भी बनेगी। सेकंड और थर्ड का ले लो, माइनस पीडीवी प्लस म्यू डीएन। इसका करोगे आप क्या बनेगा, इसका करोगे आप क्या बनेगा, कर्ल p बाय p का n के साथ, म्यू का v के साथ, p का n के साथ और साथ वाली चीज कांस्टेंट माइनस आएगा, कर्ल म्यू बाय कर्ल v और साथ में n क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थर्ड चीज, थर्ड फर्स्ट और लास्ट का कर लो, फर्स्ट और लास्ट का लोगे तो क्या बनेगा, टीडीएस माइनस टीडीएस प्लस म्यू डीएन। तो इसके लिए t का n के साथ, म्यू का s के साथ, तो कर्ल t बाय कर्ल n इज इक्वल टू कर्ल म्यू बाय कर्ल s, और साथ वाले वेरिएबल आपने क्या रखने हैं, कांस्टेंट, ठीक है। साथ वाले वेरिएबल क्या रखने हैं, कांस्टेंट। तो पहले हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी, अभी हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले हमारे पास पहले हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी, अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। वो जस्ट जो हमने डेफिनेशन किया था स्टेट वेरिएबल की वैसा ही है, और कुछ भी नहीं किया हमने,
ठीक है, कुछ अलग तो हमने किया नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज है जो चेंज करनी है। एक चीज क्या है, देखो, अगर आप फर्स्ट दो को ले रहे हो, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगी। अगर आप फर्स्ट दो को ले रहे हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट दो को ले रहे हो, तो फर्स्ट दो को ले रहे हो तो थर्ड वाली चीज को हमने नहीं लिया, इसका मतलब हम लोग उसको जीरो मान के काम कर रहे हैं। तो जीरो कब होगा, अगर हमारा dn जीरो होगा। तो इस केस में हम लोग dn जीरो ले रहे हैं, इसका मतलब n को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। थर्ड चीज को हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे आपने क्या लगाना है साथ में, दो वेरिएबल कांस्टेंट होंगे, एस तो है ही है, एन भी दोनों तरफ क्या है, कांस्टेंट है। एन भी दोनों तरफ क्या है, कांस्टेंट। जैसे आप सेकंड और थर्ड ले रहे हो, तो फर्स्ट वाली चीज को क्या ले रहे हो, कांस्टेंट। फर्स्ट वाली चीज में ds जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग एस लेंगे, इधर भी एस लेंगे, क्योंकि एस भी दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है। एस भी हमारा दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही लास्ट वाले में वी डी वी को जीरो लिया है हमने, मतलब वी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे भी वी लेना है आपने, यहाँ पे भी आपने वी लेना है। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, ये सारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस है, ये हमारी सारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। बताओ मेरे को, बाकी आप मॉडिफाई कर लोगे सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर नहीं हुई आज आप ट्राई करो बैठ के, अगर नहीं होती है तो कल उसको कर लेंगे। बट मैं एक आपको और बता देती हूँ, फर्स्ट मैंने आपको करवा दी है, ऐसे ही सेकंड लिखवा देती हूँ। ये कर ली है स्लाइड, लिख कर दूं नेक्स्ट, दो करवा देती हूँ, दो आप खुद से कर लेना, अगर नहीं होता है मेरे को बता देना। सेकंड, एच से सेकंड हम लोग एच निकालते हैं, u प्लस पीवी, डेरिवेटिव करो, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब यहाँ पे हम लोग डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे पहले, टी डी एस माइनस पी डी वी। अब यहाँ पे एक और टर्म साथ में आ गई है, म्यू डी एन के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी एच आपका बन जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन प्लस वी डी पी प्लस ये वाली टर्म। तो यहाँ से ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसल आउट, तो डी एच की वैल्यू बन रही है टी डी एस प्लस दिस प्लस म्यू डी एन। पहले ए दो टर्म्स थी, अब आ गई है तीन। अगर तीन टर्म्स आई हैं तो तीन ही इक्वेशंस बनेगी, जितनी टर्म्स है उतनी इक्वेशंस बनेगी। अगर यहाँ पे तीन है तो तीन इक्वेशंस बनेंगी, दो टर्म्स होती तो एक ही इक्वेशन बनती। तो पहले फर्स्ट दो का लेना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। डी एच हमारा क्या है, टी डी एस दिस प्लस म्यू डी एन, ये है हमारे पास। पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट दो का, ठीक है, तो टी डी एस प्लस वी डी पी। इस केस में क्या है, एन को हमें कांस्टेंट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि डी एन हमने जीरो लिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ल टी बाय कर्ल, टी का करना है पी के साथ, वी का करना है एस के साथ, तो कर्ल टी बाय कर्ल पी, और इधर हो जाएगा कर्ल वी बाय कर्ल एस। इधर एस कांस्टेंट है, इधर पी, साथ में एन भी कांस्टेंट्स है, साथ में एन भी कांस्टेंट है। ऐसे ही फिर हमने लेना है लास्ट दो का, वी डी पी प्लस म्यू डी एन, ठीक है, वी का कर दो एन के साथ, म्यू का कर दो दिस के साथ। और यहाँ पे हमने क्या लेना है, फर्स्ट वाली टर्म मतलब एस को कांस्टेंट लेना है, और यहाँ पे कर्ल वी बाय कर्ल एन हो जाएगा, और पी और एस हो जाएंगे कांस्टेंट,
और क्या हो जाएगा, कर्ल म्यू बाय कर्ल पी, और आपके पास एन और एस हो जाएंगे कांस्टेंट। फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट का लेने हैं, फिर सेकंड सेंटर वाली चीज मतलब पी हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ से कर्ल टी बाय कर्ल एन इज इक्वल टू कर्ल म्यू बाय कर्ल एस। आपके पास क्या हो जाएगा, एन कांस्टेंट है, इधर एस कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट होगा। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशंस। तो दो करवा दिया आपको, दो को मॉडिफाई करवा दिया, ठीक है। बाकी आप खुद से कर लेना, इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। मैम ये जो मॉडिफाई फॉर्म बताई है आपने ना, इसको रिपीट कर दो अगेन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ, देखो पहले हम लोग यूज कर रहे थे फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ठीक है, या फिर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन, यही लिख रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला कि अगर मान लो मैं किसी को 100 हीट दे रही हूँ, ठीक है, 100 हीट दे रही हूँ, तो उसमें क्या है, मान लो 70 वर्क डन करने के लिए लग गया, तो जो बाकी बची है वो क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है उस सिस्टम की, ठीक है। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है, ये 100 और 100 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, कि आपने किसी को 100 हीट दी और वो 100 की 100 ही यूज हो जाए, कि 70 वर्क डन कर लिया, 30 आपने इंटरनल एनर्जी बन गई। कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस होते ही हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो हम लोग चाय बना रहे हैं, नीचे से मैंने 100 हीट दी, ठीक है, तो 70 चाय बनाने के लिए यूज हो गई, जो बाकी बची है वो 30 इंटरनल एनर्जी बन गई। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने अगर कंटेनर के ऊपर ढक्कन भी रख रखा होता है, जैसे ही पानी बॉयल होगा तो कुछ ना कुछ वेपर्स, कुछ एनर्जी हमारी बाहर निकल जाती है, कुछ एनर्जी हमारी सिस्टम से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस देखने को मिलते हैं। कितने एनर्जी के लॉसेस होते हैं, जो एनर्जी बाहर निकली है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस म्यू डी एन, ठीक है। मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन माइनस म्यू डी एन। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ बाहर गई है, तो कुछ ना कुछ मान लो -10, कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा मॉडिफाई लॉ है, ये हमारा मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ है। मतलब जहां जहां पे आपने डी क्यू की वैल्यू डी यू प्लस, मतलब डी यू की वैल्यू टीडीएस माइनस पीडीवी यूज की थी, वहां पे हम लोग ये वाला यूज करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि एफिशिएंसी कभी भी 100% पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वही चीज है सेम, कि हम लोग जितनी इनपुट देते हैं उतनी आउटपुट लेना 100% पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस जरूर देखने को मिलेंगे। ये तो पहले थ्योरेटिकली बनाया गया था फर्स्ट लॉ, फिर जब रियल लाइफ में आए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर ये वाला लॉ हमारा बनता है। तो जहां जहां आपने डी यू की वैल्यू टीडीएस माइनस पीडीवी लिखी थी, वहां पे ये मॉडिफिकेशन कर लेनी है आपने। अभी क्लियर है ये फर्स्ट लॉ? यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद जो लाइन लिखी थी आपने, उसका पता नहीं चला वो कहाँ से आई। कौन सी लाइन? सेकंड लाइन लिखी है मैम जो सेंटर में, यही मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड मैम लाइन बैक कौन करो सी लिखी है? बैक करो मैम। और बस मैम, ये बीच वाली मैम, TDS इक्वल टू DU प्लस। यहाँ से ये सेम ही है, डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी टीडीएस। ओके, DQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, DQ यस, की वैल्यू का, ओके ये होती है ना डी क्यू की वैल्यू हमारी। ओके मैम, ओके।
बस उसके बाद फिर मैंने डी यू की वैल्यू निकाल ली। तो जहां जहां हम लोग डी यू की वैल्यू, पहले सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिख रहे थे, अब थर्ड टर्म भी ऐड ऑन कर दी, और कुछ भी नहीं किया मैंने। यस मैम, यही पता नहीं चला TDS ये कहाँ से आ गया एकदम से। ओके मैम, थैंक यू। बाकी हम लोग करते हैं कल, तो आप भी बैठ के इसको ड्राइव कर लेना, थर्ड और फोर्थ को खुद से।